अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी टी लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशा आफरीदी। किस्त नंबर 11। सुबह के 5 बजने वाले थे और वो दोनों कॉरिडोर में टिक टिक करती घड़ी की सुइयों के साथ धड़कते अपने दिल को न जाने कौन कौन सी तसल्लियाँ दे रहे थे। 2 घंटे यूं ही गुजरे और तब कहीं जाकर एक सिस्टर ने मुजफ्फर साहब के होश में आने की इतला के साथ ये खुशखबरी भी दी कि अब उनका ब्लड प्रेशर गो के हाई ही है, मगर वो खतरे के निशान से कदरे नीचे आ गया। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ, मगर सिर्फ 5 मिनट के लिए। और प्लीज़, ना तो आप लोग ज़्यादा बात करेंगे, ना ही पेशेंट के सामने रोएंगे। इस वक्त पेशेंट को मुकम्मल ज़हनी सुकून की ज़रूरत है, इसलिए 1 बाय 1 चाहिए। सिस्टर प्रोफेशनल अंदाज में हदायत देकर चलती बनी तो सायरा ने अकरमा की तरफ देखा। आप पहले मिला ये जाकर, मैं बाद में आता हूँ। मगर वो जैसे हिम्मत नहीं कर पा रही थी। प्लीज़ चची जान, सिस्टर ने कहा है ना कि 1 बाय 1 जाना है। प्लीज़ आप जाइए, आपके होने से उन्हें बहुत तकवीत मिलेगी। अकरमा ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा तो वो धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। बहुत से तारों में घिरे लेटे मुजफ्फर शिराजी को देखकर बेइख्तियार आंखों में नमी उतरी। उन्हें ऐसा कमज़ोर और निढाल अपनी पूरी शादीशुदा ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनके दिल को कुछ हुआ, कुछ एहसास जुर्म भी था, जिसके बायस वो बहुत ही नर्वस हो गई थी। वो मुजफ्फर साहब के बेड के पास आईं तो उन्होंने नकाहत से आंखें खोली और उन्हें सामने पाकर दोबारा बंद कर लीं, जैसे बहुत तकलीफ़ का, बेपनाह कर्ब का एहसास हुआ हो। मुजफ्फर। सायरा बेगम ने सफ़ेद चादर सीने तक ओढ़े मुजफ्फर साहब के हाथ को हाथ में लिया तो उन्होंने खफगी से हाथ खींच लिया। कशीदा एसाब पर उनकी नाराज़गी के इजहार का खूब ही असर हुआ और वो सब कुछ भूलकर बेइख्तियार रो पड़ी। प्लीज़ मत करें ऐसा। अपने लफ्ज़ों से जो चोट पहुंचाई है आपको, उसका एहसास है मुझे। प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत करें। मुजफ्फर साहब का यह अस्पताल चले आना उन्हें यकदम तोड़ गया था। सारा दम खम टूट चुका था उस लम्हे। मुजफ्फर साहब ने हैरत और अफसुर्दगी से उन्हें देखा। ऐसी सायरा शिराजी उन्होंने आज पहली बार देखी थी, जो उनके लिए उनके गम पर रो रही थी, जिसने शायद पहली बार अपनी गलती तस्लीम की थी। चुप हो जाओ सायरा। कितनी ही देर वो यूं चुपचाप खड़ी आंसू बहाती रहीं, हत्ता कि मुजफ्फर साहब को कहना ही पड़ा। पता नहीं उनके आंसुओं ने मुजफ्फर साहब का दिल साफ़ किया या नहीं, मगर यह ज़रूर हुआ कि मुजफ्फर साहब मुतासिर ज़रूर हुए। तुम अकेली हो? बिलाखिर उन्होंने ही पूछा। नहीं, अकरमा है बाहर। सायरा बेगम इस नरम लहजे पर खिल सी गईं। उसे बुलाओ मेरे पास। ओके, भेजती हूँ, मगर आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। रिदा की रुखसती है चंद दिनों में। उसे और हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है मुजफ्फर। आईसीयू से निकलते निकलते उन्होंने कसदन उनकी तवज्जो उस जानिब मबजूल कराई। वो गहरी सांस भरकर उन्हें देखने लगे। मुझे पता है सायरा, मेरी बच्ची को वाकई मेरी बहुत ज़रूरत है और इसके लिए मुझे खुद को दोबारा खड़ा करना है। वो जैसे खुद कलामी कर रहे थे। इस मस्मत जवाब पर सायरा बेगम खुश होकर उनका हाथ होंठों से लगाकर भीगी पलकों समेत मुस्कुरा दी। दैट्स लाइक माई हस्बैंड। और फिर चंद एक बातों और हदायतों के बाद वो बाहर आ गईं। जिस वक्त अकरमा अंदर आया, वो मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। वो मुतरद्दद सा उनके करीब आ गया। कैसे हैं आप? अब कैसा फील कर रहे हैं चचा जान? उनका हाथ अपने हाथ में लेते वो बहुत फिक्रमंदी से पूछ रहा था। ठीक हूँ बेटा, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वो कसदन मुस्कुराए थे। अकरमा ने उन्हें बगौर देखा। वो बहुत शिकस्ता और निढाल लग रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मेरी बात का यकीन नहीं? उसके यूं खामोशी से देखने पर वो थकी हुई मुस्कुराहट समेत बोले तो वो हल्के से नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, ये बात नहीं। बस अफसोस है तो इस बात का कि आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर नहीं करते। मैं बेटा हूँ आपका, मगर आप मुझसे यूँ खैरियत बरतते हैं तो मैं ये महसूस करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि शायद आप मुझे सिर्फ अपना भतीजा ही मानते हैं। उनका ठंडा हाथ अपने पुरहिद्दत हाथों में लेते वो ना चाहते हुए भी कह गया था। फिर एकदम कुछ सोचकर लब भींच लिए। ऐसा कतई नहीं अकरमा। सच पूछो तो जब से तुम वापस आए हो, खुद में नई जान सी पड़ती महसूस की है मैंने। उन्होंने बेसाख्ता कुछ इस अंदाज से कहा कि वो इख्तलाफ ना कर सका। तो फिर आज से अपनी सारी टेंशन्स आप मुझे दे दीजिए और ख़ुद को रिलैक्स रखें। यकीन करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। इतनी मोहब्बत और एहतराम था उसकी आंखों में कि मुजफ्फर साहब की आंखें खुशी के अश्कों से झिलमिला गईं।
बेसाख्ता उसे खींचकर अपने ऊपर झुका लिया और उसकी फराख पेशानी चूम ली। मैं जानता हूँ मेरे बेटे, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तो फिर आपने वो दुख मुझसे क्यों नहीं बांटा जो आज आपको यहाँ लाने का सबब बना? वो संजीदगी से पूछ रहा था। जवाब पर मुजफ्फर साहब कुछ सोचकर लम्हे भर के लिए आंखों को सख्ती से बंद कर गए। अकरमा ने तशवीश से उन्हें देखा तो उन्होंने आंखें खोल दी। मेरा दुख एक बाप का दुख है बेटा, और उसे समझने और महसूस करने के लिए तुम्हें एक बाप का दिल चाहिए जो अभी तुम्हारे पास नहीं। मगर एक बेटे का दिल तो है ना, आजमा कर तो देखिए चचा जान। वो कतई मुत्तफिक नहीं हुआ तो मुजफ्फर साहब थकी हुई मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उसे देखने लगे। अच्छा चलो डन, आइंदा से तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और कुछ ना सही, दिल तो हल्का हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। अब के वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया तो वो खुद को रिलैक्स महसूस करने लगे। चलिए अब आप आराम करें, अपने ज़हन पर कतन कोई बोझ ना रखें। जब आप घर आएंगे तो हम मिलकर तमाम मसलों का हल सोचेंगे, ओके? उसने गोया वादा लिया था। मुजफ्फर साहब खुद को पुरसकून महसूस करने लगे। ओके बेटा, अब तुम जाओ, कहीं अम्मा ना जाग गई हों। सायरा ने बताया तुम उन्हें जगाए बगैर ही चले आए थे, वो परेशान ना हो रही हों। जी फ़िलहाल तो जाता हूँ, मगर एक आध घंटे में लौट आऊँगा। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो मुजफ्फर साहब ने सर हिलाकर पलकें मूंद लीं। ज़रा सी देर में वो सख्त नकाहत महसूस करने लगे थे। गोया थोड़ी सी बात करने से थकान हो गई थी। अकरमा एक मुतासफ सी नज़र उन पर डालकर बाहर चला आया, जहाँ सायरा बेगम डॉक्टर से हम कलाम थी। नहीं, ऐसी कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अब माशाल्लाह बीपी अंडर कंट्रोल है। अगले 4 से 5 घंटे हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कल सुबह नहीं तो शाम तक इंशाल्लाह उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। सायरा के सवाल पर डॉक्टर रवानी से बोलते हुए मुसरदा जाँ फिज़ा सुना गया तो वो दोनों ही पुरसकून हो गए। तो क्या अब उनके बच्चे उनके पास आ सकते हैं? नहीं, आज दोपहर तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यूँ भी नाश्ते के साथ उन्हें मेडिसिन दी जाएगी, जिससे अगले 4-5 घंटे ये आराम से सोएंगे। डॉक्टर ने मज़ीद मुलाकात के लिए साफ मना कर दिया तो वो दोनों अस्पताल से बाहर निकल आए। घर चलकर देखते हैं, अगर सब लोग सो रहे होंगे तो दोपहर को ही उन्हें बताएंगे मुजफ्फर के बारे में। नहीं तो बच्चे और अम्मा बहुत परेशान रहेंगे, जबकि यहाँ तो दोपहर तक मिलना भी मना है। कार में बैठते हुए सायरा बेगम ने कहा तो वह मुत्तफिक होकर सर हिला गया। सुबह के 7 बजने को थे कि जब वो लोग घर पहुँचे। इत्तेफाक से उस वक्त कोई भी जागा हुआ नहीं था। सैफ को ही सुबह कॉलेज जाना होता था तो उसे जगाने की जिम्मेदारी अमूमन घर के दूसरे लोग ही उठाते थे, खुद से वो नहीं जागता था। जबकि रीता सुबह 10 बजे से पहले कम ही उठती थी। आजकल ज़ारा की वजह से और फिर रात गए तक जागने का सिलसिला जारी रहता था, लिहाजा इस वक्त निचली मंजिल खामोशी थी। बाहर गेट पर वॉचमैन के दरवाज़ा खोलने पर कुक आ चुकी थी। उनके वापस आने पर वो किचन से बरामद हुई थी। नाश्ता करेंगी मैडम? नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम अकरमा से पूछ लो। उन्होंने पीछे आते अकरमा की तरफ इशारा किया तो वो भी नफ़ी में सर हिलाकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी का कमरा बंद था। उसने सुकून का सांस लिया। वो उन्हें परेशान नहीं देख सकता था। कितने घंटों के बाद जहन किसी हद तक पुरसकून हुआ था। वो सुस्त कदमों से अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अभी अपने पीछे दरवाज़ा बंद करना ही चाहता था कि बंद होते दरवाजे पर दस्तक सुनकर मुड़ा। दहलीज पर दुर्रे मखनून खड़ी थी। कैसे हैं अंकल? कहाँ हैं वो? बेकरारी सी बेकरारी थी। अकरमा इस वक्त किसी को भी फेस करने के मूड में नहीं था। ज़हनी थकन परेशानी के बायस वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चंद घंटों की नींद लेना चाहता था। मगर यहाँ दुर्रे मखनून सवाल लिए उसके सामने हाजिर थी। उसने गहरी सांस भरकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर आ जाएं, कहीं दादी ना जाग जाएं। वह नमाज पढ़कर लेट गई हैं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्हें नहीं पता कि अंकल की रात तबीयत ख़राब हो गई थी। दहलीज से 2 कदम अंदर आते हुए दुर्रे मखनून बहुत आहिस्तगी से बोली थी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ बताइए अंकल को क्या हुआ और वो कैसे हैं अब? अकरमा ने देखा वो महज परेशान ही नहीं, बहुत रंजीदा भी लग रही थी। मतवरम चेहरा बता रहा था कि वो काफ़ी देर तक रोती रही है। ठीक है, अब वो थोड़ा बीपी हाई हो गया था। उसकी हालत इतनी दगरगूं थी कि अकरमा को नरमी से बताना ही पड़ा। थोड़ा हाई नहीं हुआ होगा बीपी, अंकल बेहोश हो गए थे, यकीनन शूट हुआ है बीपी। वो नफ़ी में सर हिलाकर बेकरारी से बोली तो अकरमा ने बगौर उसे देखा। इंक ब्लू खूबसूरत तराश खराश के सूट में वो सर पर दुपट्टा लिए बिना किसी सिंगार के सादा सी चुटिया बनाए परेशान सी, बहुत अपनी सी लगी। यकीनन वो मुसल्ले से उठकर आई थी। ठीक कहा आपने, मगर अब वो ठीक हैं, आप बेफिक्र रहें, कल तक इंशाल्लाह घर आ जाएंगे वो। आप सच कह रहे हैं ना? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। अकरमा उसे तसल्ली देने की खातिर मुस्कुरा दिया। बिल्कुल सच।
جن کی آپ جیسی دعا کرنے والی، اللہ سے خیریت مانگنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان والدین کو ٹھیک ہونے کے لیے دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح کی مالا دیکھ کر اکرما نے کہا تو وہ خلاف توقع یکدم ملول نظر آنے لگی، اور جب بولی تو لہجے میں کرب تھا۔ جن والدین کی مجھ جیسی بیٹیاں ہوتی ہیں، انہیں واقعی کسی دوا کی، کسی دعا کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ شکر ہے انکل کی میری جیسی کوئی بیٹی نہیں۔ بنا قدموں کی آہٹ پیدا کیے وہ یکدم کمرے سے نکل گئی تھی، اور اکرما جیسے سناٹے میں رہ گیا۔ در مکنون کے لبوں سے نکلے الفاظ اسے برزخ میں گھسیٹ لے گئے تھے۔ اس کی تسلی کے لیے جو اس نے کہا وہ الٹا اسے یوں آزردہ کر جائے گا۔ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا تو یہ جملہ کبھی منہ سے نہ نکالتا۔ اوہ گاڈ! بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ کسل مندی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور جوتے اتارنے لگا، اور اس لمحے اسے لگا کہ واقعی اس کا ہر دکھ، ہر فکر اور ہر پریشانی حقیقتاً در مکنون کے کرب اور اذیت کے آگے بے معنی ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ چچا جان کے لیے جتنا پریشان تھا، در مکنون سے مل کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ مظفر صاحب کیوں گھلتے جا رہے ہیں۔ در مکنون کی فکر نے واقعی انہیں ادموا کر رکھا ہے، اور انہیں اگر سکون اور خوشی دینی ہے تو ہر صورت در مکنون کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہوگا۔ چچا جان کی بیماری اور فکر کی وجہ در مکنون، اور جب تک در مکنون سیکیور اور سیٹل نہیں ہو جاتی، چچا جان کا ٹھیک رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ چچی جان نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے چھپکے منہ پر مار کر تولیے سے خشک کرتے ہوئے اس نے سوچا اور باہر نکل آیا۔ ابھی وہ اس بارے میں مزید کچھ سوچنا چاہ رہا تھا کہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھے کافی کے مگ نے اس کی توجہ مبذول کر لی۔ کمرے میں ابھی تک در مکنون کے کپڑوں سے اٹھتی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے مگ اٹھا لیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی، اور اب اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اف، کتنا زبردست شیڈ ہے! اوپر سے اس پر بنا یہ نازک سا کام۔ سچ، یہ ڈریس پہن کر تو تم واقعی اپسرا لگو گی۔ میری مانو تو لے لو۔ دیکھ لینا وہ اکرما صاحب داد و توصیف کے ساتھ اپنا دل نہ دے بیٹھیں تو میرا نام شہرین نہیں۔ پنک اور ریڈ کنٹراسٹ کے ساتھ ڈل برونز بارڈر کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہا تھا۔ شہرین نے ہاتھ میں پکڑے پاپ کارن تیزی سے کھاتے ہوئے دعویٰ کیا تو خولا اسے گھورنے لگی۔ تم اپنے فضول دعوے اپنے پاس ہی رکھو، سمجھی؟ مصنوعی غصہ خاصی ادا سے ظاہر کیا تھا۔ ہاں البتہ وہ ڈریس واقعی خوبصورت ہے۔ میرے خیال میں ویڈنگ ریسیپشن والے دن پہنوں گی تو سوٹ کرے گا۔ وہی تو، میں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ… اوکے اب تم اپنی چونچ بند کرو، میں ذرا اسے ٹرائی کر کے آتی ہوں۔ خولا اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو وہ بے فکری سے ہنستے ہوئے یوں ہی بوتیک کے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گزشتہ 3 گھنٹے سے وہ دونوں خوار ہو رہی تھیں، مگر خولا کی پسند کا ڈریس تھا کہ مل کر نہیں دے رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اب کہیں جا کر کسی ڈریس کو شرف ٹرائی بخشا گیا تھا۔ اللہ کرے یہ ڈریس اس خبتی لڑکی کو پسند آ جائے۔ دل ہی دل میں دعا کرتی شہرین کی نظریں یوں ہی باہر خوش گپیوں میں مصروف شاپنگ میں مشغول لوگوں سے ہوتے ہوئے بلا ارادہ ایک مانوس چہرے پر سے سرسری طور پر گزر کر یکدم ٹھٹک کر پلٹی تھی۔ سوی، اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں بنے ریسٹورانٹ میں بیٹھا وہ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ جس طرف بوتیک تھی وہاں سے صرف زاویار ہی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کے مخاطب کی محض پشت ہی وہ دیکھ پائی تھی۔ کم شہرین، آؤ پیمنٹ کریں۔ اسی اثنا میں خولا چلی آئی تھی۔ اسے متوجہ کرنے کو اس کا کندھا ہلایا تو وہ پلٹی۔ کیا ہوا، فٹ آیا ڈریس؟ ہاں پرفیکٹ ہے، خولا نے بیگ سے والیٹ برآمد کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس گاڈ، شکر، کم سے کم کچھ تو پسند آیا۔ شکر کا سانس لیتے ہوئے وہ ساتھ چل پڑی۔ چپ کرو، تمہیں پتہ تو ہے نا کہ مجھے بڑی مشکل سے کوئی چیز پسند آتی ہے۔ جی، جبھی عمر عزیز ماشاءاللہ سے 27 سال ہونے کو آئی ہے، اور اب جا کے کہیں موصوف اکرما صاحب کے نام کرا نکلا ہے۔ شہرین نے شوخی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو خولا نے ساتھ چلتے ہوئے ایک دھموکا اس کو جڑ دیا۔ کم بولا کرو، جب دیکھو میری سالگرہ لگانے کھڑی ہو جاتی ہو۔ تم صرف 2-3 سال چھوٹی ہو مجھ سے، اور جس رفتار سے تم اپنا سول میٹ، اپنا مسٹر رائٹ ڈھونڈ رہی ہو، مجھے تو اگلے 5 سال تک تمہاری شادی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ خولا کی آنکھیں نکالنے پر وہ یوں ہی ہنستی ہوئی کاؤنٹر کی طرف چلتی تھی۔ پتہ ہے یہاں زوی بھی آیا ہوا ہے ریسٹورانٹ میں۔ ادائیگی کر کے باہر نکلتے ہوئے اس نے خولا کے کان میں اطلاع اونڈیلی۔ تو ہم کوئی چاند پر تو آئے نہیں کہ یہاں زوی کا آنا ناممکن ہو؟ خولا نے قدرے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ ہو بات یہاں کی نہیں، اس وقت کی ہے۔ یہ اس کے آفس آورز ہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی سنہری رسٹ واچ خولا کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ ہاں یہ تو ہے، ہو سکتا ہے بزنس لنچ پر آیا ہو۔ ہاں چلو پتہ کرتے ہیں۔
शहरीन ने मुत्तफिक होते हुए कदम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा दिए, मगर ज़रा देर पहले जिस टेबल पर वो मौजूद था अब वो खाली थी। अरे कहाँ गया? शहरीन ने बिला इरादा मतलाशी नज़रें इधर उधर दौड़ाईं। वो तो मॉल के दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया। उसके साथ कल्फ लगे कड़कदार शलवार कमीज में मलबूस शख्स था। उसने देखा वो शख्स शक्ल से ही देहाती मालूम हो रहा था। घनी मूंछों और दाढ़ी वाले शख्स को देखकर उसे ड्रामों के कई किरदार याद आ गए। कहाँ है वो? यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा। खौला ने उसे मुतवज्जा किया तो वो किसी सोच से बाहर आई। हाँ चला गया, वो अभी अभी मॉल से बाहर निकला है। तो तुमने उसे पुकारा क्यों नहीं? खौला हैरान हुई। नहीं, उसके साथ कोई आदमी था, अजीब से हुलिये वाला। उसने खौला से कहा तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। बड़ा वियर्ड सा था। घनी मूछें और दाढ़ी, टिपिकल देहाती लग रहा था। कंधों पर गर्म शाल भी थी उसके और उम्र भी अच्छी खासी थी। अच्छा, तो इसमें इस कदर संजीदा होने की क्या बात है? मर्द घर से बाहर निकलते हैं तो 10 तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है। खौला ने बेपरवाही से कहा और आगे बढ़ी तो वो भी सर झटक कर उसके पीछे चली आई। ठीक ही तो कह रही है खौला, अब ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं कि जिस पर बिला वजह सोचकर वक्त ज़ाया किया जाए। लंच का इरादा था सो वो लोग भी एक टेबल पर आ बैठी। इसी दौरान खौला का मोबाइल बजा। हेलो जी भाभी, मैं ठीक जी, मगर कब? ओह, किस हॉस्पिटल में? प्लीज़ आप ये ज़रा शहरीन को बता दें। उसने जल्दी जल्दी बोलकर मोबाइल उसे पकड़ाया और इससे पहले कि वो कुछ पूछती, सारा ने हॉस्पिटल का एड्रेस और कमरा नंबर उसे बताकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? कौन है हॉस्पिटल में? फ़ोन बंद होते ही उसने खौला से सवाल किया था। मुजफ्फर अंकल हॉस्पिटलाइज हैं कल रात से। मैं तुम्हारे पास थी इसलिए मुझे मालूम नहीं था। अब वो रूम में शिफ्ट हो गए हैं। कल बीपी शूट कर गया था उनका, खौला ने बताया तो अफसोस से वो सर हिलाने लगी। अच्छा, अब चलो जल्दी से लंच करते हैं, फिर अंकल को विज़िट करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। खौला ने बौझलत मेन्यू कार्ड पर नज़र दौड़ाई। ओहो, बड़ी जल्दी है मुस्तकबिल करीब के फादर इन लॉ की अयादत करने की। शहरीन को मौका मिल गया था, शौकी से छेड़ा। चुप करो, वो मेरी भाभी के फादर हैं, मैं उनके घर मेहमान हूँ। ये वजह भी काफ़ी है उनकी अयादत के लिए, समझी? और प्लीज़ तुम ये फादर इन लॉ और इन लॉज जैसे अल्फाज इस्तेमाल मत किया करो। अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। उसने कदरे तेज़ नज़रों से घूरा था, मगर शहरीन पर असर नहीं हुआ। वो यूं ही शौकी से मुस्कुराती और गुनगुनाती रही तो तंग आकर खौला ने मेन्यू कार्ड उसके सर पर दे मारा। इंतहाई फजूल हो तुम। सही नसीब, वो झुककर कॉरेंज बजा लाई थी। लंच करके जिस वक्त वो बाहर आई तो पहर ढलने को थी। क्या ख्याल है कल चलें हॉस्पिटल? आज बहुत थकन हो गई है। पार्किंग खासी दूर मिली थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते शहरीन की नाजुक तबीयत जवाब दे गई। जवाबन उसने उसे घूरा था। शराफत से गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डालो, समझी? ओहो, मैं वहाँ क्या करूँगी? रिश्तेदार तुम्हारे, होने वाले इन लॉज भी तुम्हारे। इग्निशन में चाबी डालते हुए शहरीन ने बोरियत के इजहार के तौर पर मुंह बनाया तो उसने शर्म दिलाती नज़रों से उसे देखा। सारा भाभी तुम्हारी भी रिश्ते में भाभी लगती हैं। उनके वालिद की अयादत तुम पर भी फ़र्ज़ है, समझी? अब चुपचाप चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वापसी पर तुम्हें उसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अंदाज गैरत दिलाने के साथ साथ इस कदर धमकियाँ मेज़ था कि शहरीन बेसाख्ता मुस्कुरा दी। माशाअल्लाह, क्या आलम है ससुराल परस्ती का। आई एम इम्प्रेस्ड। फिर बकिया रास्ता वो इसी तरह उसे छेड़ती रही। ताहम हॉस्पिटल पहुंचकर उसे संजीदा होना पड़ा था। खिलाफ तवक्को अकरमा वहाँ मौजूद नहीं था। पता चला वो ज़रा देर पहले ही दादी को घर ड्रॉप करने गया हुआ है। शहरीन को गो के खासी मायूसी हुई, मगर उसने इसका इजहार नहीं किया और शराफत से बैठी रही। सारा भाभी से उसकी काफ़ी सालों बाद मुलाकात हुई थी, इससे उनसे काफ़ी देर हेलो हाय होती रही। सायरा बेगम बहुत तबाक से मिली तो उसे बहुत अच्छा लगा। कोई आधा घंटा वहाँ बैठने के बाद भी जब शहरीन की फराटे भरती ज़ुबान ना रुकी तो मजबूरन खौला को उसे इशारा करना पड़ा। चलें? आंखों ही आंखों में पूछा तो शहरीन ने नफ़ी में सर हिला दिया। खौला ज़ब्त का घूंट भरकर मज़ीद कुछ देर बैठी रही, मगर जब शहरीन ने उसे उठने का इंतज़ार नहीं दिया तो उसे बादल नखास्ता खुद ही उठना पड़ा। मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए, मैमूना आंटी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, उसने ज़ारा और सायरा बेगम की तरफ देखते हुए कहा और फिर मुजफ्फर साहब की तरफ मुड़ी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए अंकल, मैं कल फिर आऊँगी इंशाल्लाह। शुक्रिया बेटा आपके आने का। वैसे मैं कल सुबह इंशाल्लाह यहाँ से रिलीज़ हो जाऊँगा, घर पर मुलाकात होगी। खौला के नज़दीक आकर सर झुकाने पर उन्होंने दस्ते शफ़क़त उसके घने बालों पर फेरते हुए कहा तो नतीजतन शहरीन को भी उठना पड़ा। ओके अंकल आंटी, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। वो दोनों एक साथ बाहर निकली। तुम इंसान हो या गिरगिट?
کہاں تو یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اور کہاں یہ حال کہ واپسی کے لیے تمہیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ خولا نے باہر نکلتے ہی غصے میں اس کی کلاس لگائی۔ اوہ بھائی، بندے کا موڈ بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ اس وقت گھر جانے کو دل چاہ رہا تھا، اب ان موصوف کو دیکھنے کا موڈ تھا، مگر تمہیں ہمیشہ اپنی چلانے کی عادت ہے، ذرا دیر رک نہیں سکتی تھی؟ کیا پتا وہ حضرت آ ہی جاتے۔ شہرین چوئنگم کا ریپر اتار کر منہ میں منتقل کرتے ہوئے لاابالی پن سے بولی تو خولا سر پیٹ کر رہ گئی۔ مائی گاڈ، تم پاگل ہو کیا؟ مطلب تم وہاں اکرما کے انتظار میں رکی ہوئی تھی؟ حیرت سے اس نے سوال کیا۔ آف کورس، اب تمہاری ساس صاحبہ اس قدر بھی خوبصورت نہیں کہ میں ان کے عشق میں گرفتار وہاں بیٹھی رہتی۔ حد ہو گئی ہے شہرین، بالکل پاگل ہو تم۔ بہرحال اکرما کو دیکھنے اور ملنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو مجھے شیرازی ولاس ڈراپ کرنے آؤ تو اندر آ جانا، میں تمہیں دادی سے بھی ملوا دوں گی، بہت ہی نائس ہیں وہ۔ پارکنگ لاٹ کی طرف آتے ہوئے خولا نے پروگرام مرتب کرتے ہوئے مشورہ دیا تو شہرین متفق ہوتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ تو خیر شیرازی فیملی کا ہر شخص ہی لگے گا تمہیں، مزہ تو جب ہے کہ شادی کے بعد بھی یہ خیالات قائم رہیں۔ کچھ غلط نہیں کہا تھا اس نے۔ خولا نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی اور چپ چاپ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ درِ مکنون کیسی ہے؟ رات تمام خواتین کو گھر ڈراپ کر کے جس وقت وہ ہاسپٹل واپس لوٹا، پرائیویٹ روم میں داخل ہوتے ہی مظفر صاحب کا سوال کانوں سے ٹکرایا۔ وہ فروٹ کا شاپر میز پر رکھتے رکھتے رک گیا تھا، نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ منتظر سے اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ وہ شاپر رکھ کر ان کے پاس چلا آیا۔ درِ مکنون بالکل ٹھیک ہیں، بس آپ کے لیے بہت پریشان ہیں وہ۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر سیب کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ بچی بہت فکر مند ہوگی میرے لیے۔ آج دوپہر جب وہ آئی میں سو رہا تھا، تم اسے اتنی جلدی واپس کیوں لے گئے تھے؟ مظفر صاحب نے محبت سے اس کا ذکر کیا۔ اکرما نے نوٹ کیا کہ اس کے ذکر پر مظفر صاحب کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی اتر آیا تھا۔ انفیکٹ وہ یہاں دادی کے بغیر رکنے کو تیار نہیں تھی، اور دادی چونکہ صبح سے یہاں تھی اس لیے ان کا آرام کرنا بھی ضروری تھا، لہٰذا جب دادی نے گھر جانے کا کہا تو وہ بھی ساتھ ہی چل دیں۔ ویسے آپ کو دیکھ کر نسبتاً ریلیکس تھیں درِ مکنون۔ مظفر صاحب اس کی بات پر کچھ سوچنے لگے تھے، پھر انہوں نے ایک گہری خاموش نظر اکرما پر ڈالی تو وہ سامنے پڑی کرسی سے اٹھ کر ان کے بیڈ پر ان کے پاس آ بیٹھا۔ کیا بات ہے چچا جان، آپ پھر ذہن پر بوجھ ڈالنے لگے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ سوچنا فکر کرنا اس وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جانتا ہوں بیٹا، مگر جیسے دل کی دھڑکن انسان کے اختیار میں نہیں، اسی طرح ذہن کے معاملے میں بھی انسان بے بس ہے۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور میں پھر سے سوچنے لگ جاتا ہوں۔ وہ کچھ بے بسی سے بولے تو اکرما لب بھینچ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ویسے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری پراپرٹی کے متعلق۔ قدرے وقفے کے بعد انہوں نے دوبارہ مخاطب کیا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے امید ہے تمہیں برا نہیں لگے گا کہ میں یہ سب اب تمہیں بتانے لگا ہوں، جبکہ اصولاً شاید مجھے پہلے تمہیں اطلاع کر دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کچھ تمہید باندھی تو اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا یقین دلایا کہ جو وہ سوچتے ہیں ویسا ہی ہے، اسے کچھ برا نہیں لگے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ درِ مکنون کے نام پر صوفیہ اور زاہد ایک مکان چھوڑ گئے تھے، وہ میں نے فروخت کر دیا ہے اور اس سے ملنے والی رقم میں نے ایک جگہ درِ مکنون کے نام سے انویسٹ کر دی ہے۔ وہ بتا رہے تھے۔ اکرما توجہ سے سننے لگا۔ تمہارے علم میں یہ بات تو ہے کہ شیرازی ولاس کی زمین مرحوم ابا جان نے خریدی تھی، بعد میں اس پر کنسٹرکشن میں نے اور بھائی جان نے مل کر کرائی، اوپر والا پورشن بھائی جان کا اور نیچے والا میرا۔ عبید نے دوسرا فلیٹ اور پلاٹ لے کر اوپر کا پورشن مکمل تمہارے نام کر دیا ہے، اور یہی میں نے بھی کیا ہے اب۔ وہ تفصیل میں جاتے جاتے جیسے رک کر اصل موضوع کی طرف آئے تو اکرما نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ نیچے کا پورشن تو آپ نے سیف کو دینے کا فیصلہ کیا تھا نا؟ ہاں کیا تھا، مگر اس وقت حالات اور تھے بیٹا، اور آج جب میرے پاس اپنے سارے بچوں کے لیے ہی کچھ نہ کچھ ہے، میں نے نیچے کا اپنا پورشن درِ مکنون کے نام کر دیا ہے۔ انہوں نے جو اطلاع اسے اس لمحے دی وہ یقیناً اس کے لیے حیرت کے جھٹکے سے کم نہیں تھی، اور شاید یہی استجاب اور تحیر اس کے چہرے پر بھی در آیا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہے ہو، یہی نا کہ بھلا کسی دوسرے کی اولاد کو کوئی اپنی جائیداد میں سے حصے دار کیسے بنا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے بالکل صحیح قیاس لگایا تھا۔ وہ محض نظر جھکا کر رہ گیا۔ بیٹا، بعض معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذہن سے نہیں دل سے سوچنا پڑتا ہے، اور جب تم اس بات کو دل سے سوچو گے تو تمہیں میرے عمل پر کوئی حیرت نہیں رہے گی۔ درِ مکنون تم سب کی نظر میں محض سائرہ کی بھانجی میرے عزیز دوست کی بیٹی ہے، لیکن اگر تم میرے دل میں جھانک کر دیکھو گے تو یہ جان لوگے کہ درِ مکنون میرے لیے میرے کسی بچے سے کم نہیں۔ محبت کے لیے کوئی جواز تراشنا مشکل ہے،
مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ وہ بچی میرے دل میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ کہتے کہتے ان کی تھکن زدہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اکرما نے بہت متاثر ہو کر ان کا ہاتھ ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ بہت اکیلی ہے، دکھی ہے۔ نہ جانے میرے مالک نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے، مگر میں نا امید نہیں ہوں، تاہم مکمل طور پر مطمئن بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے تمہارے ساتھ گھر کا حصہ دار بنایا ہے۔ مجھے تم پر بہت اعتماد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری پریشانی کو اپنی پریشانی اور میری ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے نبھاؤ گے۔ اب وہ بہت یقین اور اعتماد سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں پوری کوشش کروں گا چچا جان، اس نے حیرت کے جھٹکے سے نکل کر ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ مظفر صاحب کے چہرے پر اس کے الفاظ خوشی سے بکھر گئے۔ چند منٹوں کے لیے دونوں کے مابین خاموشی رہی، جسے مظفر صاحب نے توڑا۔ سائرہ نے بتایا اماں نے تمہارے لیے یہ بچی خولا پسند کی ہے۔ یکدم انہوں نے براہ راست اس سے یہ بات کہہ دی تو وہ قدرے جھیپ سا گیا۔ جی، تمہیں پسند ہے؟ ناپسند نہیں ہے، بڑی احتیاط سے جواب دیا تھا۔ ان معاملات میں چچا جان سے اس کی بے تکلفی بالکل بھی نہیں تھی، لہٰذا اس لمحے اس بارے میں ان سے ڈائریکٹ بات کرنے میں اسے جھجک سی محسوس ہوئی۔ اگر اماں نے اظہار میاں کے آنے پر ہاں کہہ دی تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ واضح جواب لیے بغیر موضوع بدلتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جواباً وہ سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ مجھے دادی کا ہر فیصلہ منظور ہے، خواہ وہ خولا کے بارے میں ہو یا کسی دوسری لڑکی کے بارے میں۔ دادی نے آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے ساری زندگی، میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ تو کیا یہ قربانی ہے تمہاری طرف سے، ریٹرن ہے ہماری محبت کا؟ مظفر صاحب محبت سے مسکرائے تھے۔ نہیں، اعتماد ہے آپ لوگوں پر، وہ تیکن سے بولا تھا۔ مظفر صاحب نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش تم میرے بیٹے ہوتے، گو کہ اب بھی ہو، میرے بیٹے کی طرح ہو، میرے بھتیجے ہو، مگر تمہارے نام کے آگے مظفر شیرازی کا نام نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے تھے۔ آپ دیدہ ہو کر اسے آہستگی سے خود سے الگ کیا۔ اکرما کو احساس تھا وہ اس وقت شدید جذباتی غلبے کا شکار ہیں، حساسیت کی انتہا تھی یہ، لہٰذا خاموش ہی رہا۔ تاہم در مکنون کے بارے میں کیا گیا ان کا یہ فیصلہ سائرہ بیگم اور دوسرے بچوں کے رویے پر کیا اثر ڈالے گا، یہ سوچ کر وہ کچھ متردد سا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی گونجتی رہی، جسے اس بار اکرما نے توڑا۔ آپ نے اس بارے میں چچی جان کو بتایا؟ نہیں، انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا تو اس نے قدرے فکر مندی سے ان کو دیکھا۔ تم فکر مت کرو، جب یہ خبر انہیں ملے گی مجھے امید ہے کہ وہ اسے اور بہت سی حقیقتوں کی طرح قبول کر لیں گی۔ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے وہ گویا خود کو یقین دلا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا کہ اکرما بلا ارادہ کہہ گیا، چچا جان آپ کی محبت اور شفقت بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انسانیت اور ہمدردی سے، یقین کریں میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے پراپرٹی کے معاملے میں کچھ جلد بازی کی؟ وہ بولا تو اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر مظفر صاحب متفکر سے ہو گئے۔ کیا تمہیں در مکنون کے ساتھ گھر شیئر کرنا اچھا نہیں لگا؟ انہوں نے سادگی سے سوال کیا تھا، جسے اس نے بعجلت رد کیا۔ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ، بات یہ نہیں کہ مجھے کیا اچھا لگا کیا برا۔ اول تو میں آپ کے اس فیصلے کو ناپسند نہیں کرتا، دوسرے مجھے در مکنون سے بھی کوئی پرابلم نہیں، مگر کیا آپ نے چچی جان اور زوہا وغیرہ کے بارے میں سوچا، بالخصوص سیف؟ یہ گھر اس کے نام تھا، کیا وہ آسانی اور خوشی سے در مکنون کے حق میں دستبردار ہو جائے گا؟ اس نے حقیقت کا تلخ پہلو ان کے سامنے رکھا۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں، مگر وہ جیسے اٹک سے گئے۔ آپ کچھ اور بھی تو در مکنون کے نام کر سکتے ہیں، بجائے شیرازی ولاس کے پورشن کے، کوئی اور فلیٹ یا پلاٹ وغیرہ۔ وہ جانتا تھا مظفر شیرازی اور سائرہ بیگم کے پاس پراپرٹی کے نام پر 2 فلیٹ اور ایک 1 یونٹ بنگلہ بھی ہے، جو آج کل انہوں نے رینٹ پر دے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر بیٹی کے نام پر پلاٹس بھی ان کی ملکیت تھے۔ مسئلہ محض پراپرٹی دینے کا نہیں، در مکنون کو سیکیورٹی دینے کا ہے بیٹا، اور اس کے لیے مجھے تم سے زیادہ کسی پر ٹرسٹ نہیں۔ مظفر صاحب نے اپنے عمل کی جو توجیہ پیش کی وہ اکرما کو یکدم چپ کرا گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ در مکنون کا میرے بعد کوئی احوال پرسی کرنے والا ہو، تم اور یہ بچی خولا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں نامساعد حالات میں در مکنون کی داد رسی کرو گے۔ یہ بچی خولا مجھے بہت انسان دوست اور ہمدرد نیچر والی لگی ہے، جبکہ سائرہ کا تو تمہیں پتہ ہے، انہوں نے پہلے دن سے نہ تو در مکنون کو قبول کیا ہے، نہ ہی ان کے دل میں گنجائش کی کوئی خاص امید ہے مجھے۔ اپنی امید اور یقین اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بہت محبت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ سائرہ بیگم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر نا امیدی اور گہرا تعصب جھلک آیا تھا۔ اکرما قدرے متفق ہو گیا تھا، یقیناً ان کی سوچ غلط نہیں تھی،
शराजी विलास में रहते हुए उसका ताल्लुक सबसे जुड़ा रहने की कम से कम उम्मीद तो यही थी। अभी भी अगर वो उसके रिश्ते के लिए तकद्दो कर रही हैं तो इसके पीछे उसे उसके घर से निकालने की ख्वाहिश कार फरमा है। थके थके लहजे में उन्होंने इंकशाफ किया तो अकरमा नज़र चुरा गया। गोया मुजफ्फर साहब को भी इस बात का इल्म हो चुका था। साहिरा बेगम ने गुजरी रात जो अल्फाज दुर्र मखनून के लिए इस्तेमाल किए, भले वो उन्हें उसके लिए माफ़ कर चुके थे मगर भूले नहीं थे, और गुजरे 20 घंटों की सोच के बाद वो इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि साहिरा बेगम ने दर हकीकत उसे इस घर से दूर करने की खातिर ये नुमाइशी मोहब्बत का चोला ज़ेब तन किया है। और इस हकीकत से अकरमा भी इख्तलाफ नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि तुम दुर्र मखनून की स्टडीज़ में हेल्प करो और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद दो। तुम वो वाहिद शख्स हो इस घर में जिससे वो इतनी जल्दी मानूस हुई है। मुझे उम्मीद है तुम बहैसियत उस्ताद उसके जहन पर लगे जाले उतारने में भी उसकी मदद कर सकते हो। मुजफ्फर साहब की तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ वो है। ये जानकर जहाँ उसे खुशी और तफाखर महसूस हुआ, वहीं एक भारी जिम्मेदारी का एहसास दिल में उतरा था। और जो मैं ऐसा ना कर सका तो उसने कदरे तरद्दुद से सवाल किया था। तो भी तुम खलूस से कोशिश करोगे, इसका मुझे यकीन है बेटा। उन्होंने उसका शाना थपका। इंसान महज कोशिश ही कर सकता है, अलबत्ता कामयाबी या नाकामी तो उस रब के हाथ है जो हमारा खालिक है। बिलाशुबा वो दर हकीकत मुतासिर हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मैं तुमसे ये बात करना चाह रहा था मगर मसरूफियत की वजह से वक्त ही नहीं निकाल सका। अब कह दिया है तो दिल पर से आधा बोझ हल्का हो गया है मेरे। वो पुरसकून से होकर पीछे रखे तकिए से टेक लगाकर बैठ गए थे। मेरे दिल की गहराइयों से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह उस बच्ची को सुख दे, लेकिन दूसरी तरफ ये तल्ख हकीकत भी मेरे सीने पर किसी कोहे गिरां की तरह धरी है कि हमारे माशरे में दुर्र मखनून जैसी ज़माने की सताई लड़की के लिए कोई जाए पनाह नहीं। हमदर्दी और तर्स भरी तो सैकड़ों नज़रें उसकी तरफ उठेंगी, मगर आगे बढ़कर हाथ थामने वाला, उसे ज़िंदगी के उस अकूबत खाने से निकालने वाला कोई मसीहा, कोई चारागर, रब जाने होगा भी कि नहीं। बात करते करते एक बार फिर उनकी कमज़ोर आंखों में नमी उतर आई थी। अकरमा की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह इस मौजू को बदले, जिससे मुजफ्फर साहब का दिल बार बार गमज़दा हुआ जा रहा था। यही वजह है कि उसे फाइनेंशियली सिक्योर्ड देखना चाहता हूँ। यकदम अपनी आंखों से नमी साफ करके उन्होंने लहजे को हमवार बनाया। आपने यकीनन बिल्कुल सही सोचा है चचा जान। रह गई दुर्र मखनून के फ्यूचर की बात, तो मुस्तकबिल को किसी ने नहीं देखा। अलबत्ता मुझे यकीन है जिस तरह वो अब स्टडीज़ में दिलचस्पी ले रही हैं और बहुत लगन के साथ मेहनत कर रही हैं, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के मुताबिक इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगी। हाँ, मैंने भी नोट किया है वो अक्सर किताबों में मसरूफ़ नज़र आती है। शायद उसे समझ आ गया है कि उसकी बका की खातिर ज़िंदगी में आगे मजबूत कदमों से किसी मुतय्यन मंजिल की तरफ जाने के लिए तालीम किस कदर अहम है। वो उससे मुत्तफिक होते हुए बोले तो लहजे में मुसरत के साथ साथ किसी हद तक इत्मीनान भी था। और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है अकरमा, वरना तुम्हारी वापसी से पहले मैंने और बिलखसूस जोहा ने उसे तालीम की तरफ लाने की बहुत कोशिश की थी। वो मुतशक्किराना नज़रों से उसे देखते हुए बोले, मेरा ख्याल है ये आप लोगों की वक्तन फ़वक्तन की जाने वाली कोशिशों का ही नतीजा है कि वो बिलाखिर मान गई। पत्थर पर भी लगातार पानी का कतरा गिरता रहे तो सुराख बना जाता है। उसने संजीदगी बुर्दबारी से कहा तो मुजफ्फर साहब ने फ़ख्र से उसे देखा। ज़िंदगी के दीगर दूसरे मामलात के बारे में तो पता नहीं कैसा साबित हुआ हूँ मैं, मगर कम अज़ कम अकरमा के बारे में मुझे भाईजान की रूह के आगे अपना सर फ़ख्र से बुलंद महसूस होता है। उसने गोया क्रेडिट ना लेते हुए उन्हें ही सराहा तो वो शफ़क़त से मुस्कुरा दिए। फिर उन दोनों के माबैन काफ़ी देर दुर्र मखनून की तालीम, उसकी सेहत और मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू होती रही। अकरमा ने उसकी पढ़ाई से मुतल्लिक उन्हें जो हौसला अफजा रिपोर्ट दी, वो मुजफ्फर साहब के दिल में खुशी और इंबसात का गहरा रंग उतार गई। साथ ही अकरमा से बात करके उन्हें दुर्र मखनून के लिए उसकी सोच और कोशिशों में जो खलूस नज़र आया, उसने गोया उनकी थकन जज्ब कर ली थी। बिलखसूस शिराजी विलास उसके साथ बांटने पर भी उसने कोई एतराज़ नहीं किया था। गोया आधा मैदान तो उन्होंने मार लिया था। अब रह गया था सायरा बेगम और बच्चों को इस मामले में अपना हामी बनाना। तो फिलहाल इस बारे में सोच कर उस खुशी को जो अकरमा से बात करके हासिल हुई थी वो ज़ाया नहीं करना चाहते थे। कोई 1.5 घंटे वो मज़ीद जागे, मगर इस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ दुर्र मखनून ही उनके दरमियान ज़ेरे गुफ्तगू रही। फिर शायद दवा का असर था कि अकरमा के इसरार पर लेटते ही वो सो गए थे, और सामने अटेंडेंट के लिए रखे गए सोफ़े पर लेटते हुए अकरमा को कितनी ही देर इस सोच ने पलक भी ना झपकने दी कि आखिर मुजफ्फर साहब की दुर्र मखनून के लिए इस गैर मामूली मोहब्बत और तफक्कुर का पस मंज़र क्या है,
जिसने ना सिर्फ उन्हें बांध रखा है बल्कि अब तो मामला सेहत की खराबी यानी अलालत तक आ पहुंचा था। गोया ये मामला महज हमदर्दी या जिम्मेदारी का नहीं था, बल्कि इसमें उनके जज्बात और महसूसात भी मुकम्मल तौर पर दुर्र मकनून से जुड़े हुए थे। बहरहाल कुछ भी था, उसे चचा जान की मदद करनी थी, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना था और अपनी ज़ात पर उनका जो एतमाद था वो उसे भी सही साबित करना चाहता था। अलबत्ता सायरा बेगम और बकिया घर वालों की तरफ से मतवक्का मज़ाहमत का सोचकर वो फितरी तौर पर कुछ फ़िक्रमंद था, और इन सब बातों के अलावा कुछ और भी था जो उसके लाशऊर को डिस्टर्ब कर रहा था। मगर क्या? वो मज़ीद सोच नहीं सका और कल रात से जो जागा हुआ था और थकन से चूर ज़हन नींद की वादियों में उतर गया। रात के 10 बज चुके थे जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ। आसमां ने उसके इंतज़ार में अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया था। जोकर्स तले सिगरेट बुझाकर जिस लम्हे वो लाउंज से गुजरा, उसे सीधे हाथ पर बने डाइनिंग रूम की टेबल पर खाने सजाए आसमां उसकी मुंतज़िर नजर आई। उस लम्हे उनकी नज़र भी उस पर पड़ी। उसने भवें सुकेड़ कर रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और कुछ सोचकर अपने कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करता मजबूत कदमों से चलता उनके पास आ रुका। खैरियत, आपने अभी तक डिनर नहीं किया? उसने मेज़ पर नज़र दौड़ाई। खाना ढका हुआ रखा था, साथ ही टेबल पर 2 लोगों के हिसाब से प्लेटें और कटलरी भी रखी नजर आई। नहीं, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें आज थोड़ी देर हो गई लौटने में। मेरा वेट करने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है ना कि मैं कभी कभी बहुत लेट खाना खाता हूँ, जबकि आपको डॉक्टर की एडवाइस है कि शाम 7 बजे तक डिनर कर लिया करें। उसके लहजे और चेहरे से कतरे बेजारी झलकी थी। आसमां ने अफसरदगी से उसे देखा। मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। आज मेहरान के इंस्टीट्यूट में फंक्शन है, इसलिए वो नहीं था, तो सोचा कुछ देर वेट कर लेती हूँ, तुम आ जाओगे तो साथ खा लेंगे। उनके हाथ डिश की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गए थे। ज़ावियर अपनी बेमुरव्वती पर यकदम नादिम सा हो गया। अगर ऐसा था तो आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं जल्दी वापस आ जाता। अब वह उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। इस बार लहजे में नरमी थी। आसमां उसका मूड दुरुस्त होता देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। फ़ोन किया था, तुम्हें कॉल की थी, तुम्हारा सेल ऑफ मिला। उन्होंने उसके सामने चावल की डिश रखते हुए बताया तो यकदम कुछ याद आने पर उसकी तैवरियाँ चढ़ गईं। सेल मैंने ऑफ़ कर रखा था। ऑफ मोड में उसने इतला दी तो आसमां ने उसकी तरफ देखे बगैर सवाल कर डाला। क्यों? आगा जान का फ़ोन आया था या तुम्हारे पापा का? सवाल ही ऐसा था कि उसके हाथ नवाला लेते लेते रुक गए। नज़र उठाकर उन्हें टटोलती नज़रों से देखा। आपसे किसने कहा? शहरीन ने। वो एकदम भड़क उठा था। चमचा प्लेट में पटक कर इस्तफसार किया। नहीं। खिलाफ तवक्को आसमां ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया था। अंसारी अंकल का यहाँ घर पर फ़ोन आया था। बहुत गुस्से में थे वो। उन्होंने बताया तुम उनसे कांटेक्ट नहीं करते और इस बात का इल्ज़ाम उन्होंने आप पर लगाया होगा। डैम इट! कता कलाम करते हुए उसने जहरखंदी से कहा तो आसमां बेबसी से उसे देखने लगी। तुम यहाँ मेरे पास हो ज़वी, लिहाजा तुम्हारे हर फेल का जिम्मेदार तो मुझे ही समझा जाएगा ना। तो जब मैं वहाँ था उस वक्त मेरे हर अमल की सज़ा उन्होंने अपने लाडले बेटे मिस्टर शहरयार अंसारी को क्यों नहीं दी? तड़क कर निहायत गुस्से से सवाल किया था उसने। आसमां लाजवाब सी हो गई। जब ही समझाने वाले अंदाज में कहने लगी थी, बेटा वो तुम्हारे बड़े, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, उन्हें फ़िक्र है तुम्हारी, परवाह करते हैं, वो मोहब्बत करते हैं तुमसे। हाँ, मोहब्बत। वो जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उन्हें यूं देखने लगा जैसे किसी छोटे बच्चे को निहायत अहमकाना बात कहने पर कोई बड़ा देखकर मुस्कुराता है। मोहब्बत नहीं डियर मामा, महज ज़रूरत, मजबूरी और गर्ज है ये उनकी कि वो बार बार मेरे पीछे आते हैं। लहजे में इस कदर तनफ़्फ़ुर था कि उसके लबों पर आई मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई थी। तो इसमें क्या गलत है ज़वी? तुम उनके ख़ानदान के इकलौते वारिस, उनके 3 बेटों के बच्चों में वाहिद नरीना औलाद हो। तुमसे नस्ल चलनी है उनकी, तो उनकी नस्ल के लिए इकलौता वारिस जिस हस्ती के तवस्सुत से मिला, उन्होंने उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? क्यों आपको आपके हक दिलाने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की, बल्कि अपने बेटे मिस्टर शहरयार? सभी प्लीज़, शहरयार तुम्हारे वालिद हैं, एहतराम करो उनका, और ये सब तलखियाँ और कड़वाहटें अपने अंदर से निकाल बाहर फेंको। गुजरा हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, उसके लिए अपने आज और आने वाले कल को क्यों जहर आलूद कर रहे हो तुम? आसमां ने यकदम तड़प कर उसे टोका था। दर हकीकत अपने लिए उसके लबों से निकले ये अल्फाज, ये जुमले गोया ज़ख्मों पर मरहम बनकर लगे थे, मगर वो नहीं चाहती थी कि उनकी खातिर वो अपने ख़ानदान से लड़े। जब उसकी ज़रूरत थी तब वो छोटा था और ससुराल में से किसी ने उनका साथ नहीं दिया, और अब जबकि इस वाक़े को गुजरे 2 दहाइयाँ गुजर चुकी थी, वो खुद को संभाल चुकी थी, नई ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी, उन्हें अब सिर्फ़ और सिर्फ ज़ावियार के रोशन और खुशगवार मुस्तकबिल की ख्वाहिश थी।
اس لیے کہ میرا گزرا کل میرا ایسا بہت کچھ چھین لے گیا ہے ماما جس کا ازالہ ناممکن ہے۔ آپ کو تو شوہر اور اولاد مل گئی، ایک دوسرا گھر، ایک نئی زندگی، مگر مجھے میری ماں پھر دوبارہ نہیں ملی، نہ ہی میری اپنی فیملی۔ وہ تو گویا ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا، شدید غضب میں کہتے ہوئے وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آسماں کو احساس ہوا انہیں اس سے اس بارے میں شاید بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، وہ بپھر چکا تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زوی، کیا تم یہ سب بھول نہیں سکتے؟ بہت نرمی اور پیار سے پوچھا تھا انہوں نے۔ زاویار کا چہرہ اس سوال پر ایک لمحے کو تاریک پڑ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ کڑے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ آپ بھول سکتی ہیں وہ سب کچھ جو بیت گیا؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے خود کو قدرے کول کیا۔ آسماں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اس نے یکدم انگلی اٹھا کر انہیں کچھ کہنے سے پہلے ہی چپ کروا دیا۔ نہ آپ بھولی ہیں، نہ میں بھول سکتا ہوں۔ اوکے، مت بھولو، مگر ان تلخیوں کو اٹھائے اٹھائے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو تھک جاؤ گے بیٹا۔ مجھے دیکھو، جیسے میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی اس پڑاؤ کو چھوڑ کر، اسی طرح تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اپنے حصے کی خوشیاں تلاش کرو۔ آج تمہارے بابا اور میں، ہم دونوں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کرو۔ انہوں نے ناصحانہ انداز اختیار کیا تو وہ جو غصے سے تنا کھڑا تھا قدر ڈھیلا پڑ گیا۔ انتہائی بیزاری سے گویا ہوا، تو کیا خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مجھے ان کا ڈکٹیشن لینا ضروری ہے؟ اپنے حصے کی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے کیا مجھے آغا جان اور پاپا کی بیساکھیوں کے سہارے ہی چلنا پڑے گا؟ اپنے بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے میں ہی ذہانت ہے بچے۔ انہوں نے شفقت سے اس کا کندھا تھپکا۔ وہی تو کر رہا ہوں میں، ان کے تجربے کی بھٹی میں چل کر کندن بننے کی زحمت میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں۔ طنزیہ لب و لہجہ تو گویا اس کا تعارف ثانی بن چکا تھا، ابھی بھی تلخی سے مسکرا دیا۔ لہٰذا آئندہ ان کا فون آئے تو کہہ دیجیے گا کہ ان کے کیے گئے فیصلے، آسماں کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کی لاج جب خود ان کے بیٹے نے نہیں رکھی تو مجھ سے بھی وہ کوئی امید نہ رکھیں۔ میں بھی آخر شہریار انصاری کا بیٹا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آسماں اور شہریار کی کہانی دوبارہ دہرائی جائے۔ کہ آپ سب میں سے کسی کو بھی گوارا نہ ہوگا، اس نے گویا وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ آسماں کو اس کی آنکھوں میں غضب اور طیش کے علاوہ کچھ کھو دینے کا خوف اور بہت کچھ چھن جانے کا دکھ نمی کی شکل میں نظر آیا تھا، جو اس کی آنکھوں کی سرخی میں ہی کہیں گھل گیا تھا۔ میرا خیال ہے شہرین ایک اچھی لڑکی ہے، اور تمہارے دل نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی طرف سے اسے منانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہنا چاہا، مگر بات مکمل نہ ہو سکی۔ اس نے نہایت درستی سے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا، اس کا فیصلہ باقا جان یا پاپا نہیں کریں گے۔ رہ گئی شہرین، تو وہ اگر آقا جان کی خواہش نہ ہوتی تو بھی میری تمنا کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر وہ خولا کو بھی کنسیڈر، میں نے کہا نا ماما، جسٹ فار گیٹ ہم، وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں، آئی ڈیم کیئر، سو پلیز یو ڈونٹ بودر۔ ایک بار پھر ان کی بات کاٹ کر اس نے قطعیت سے کہا تو آسماں لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ پاپا اور آغا جان کو صرف اور صرف میری شادی کے نتیجے میں ہونے والی اولاد سے مطلب ہے، اور ان کو یہ خوشی میں اتنے آرام سے کبھی حاصل نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی گویا۔ آسماں اسے مزید کچھ سمجھانے کی ہمت نہ کر سکی، تھکن زدہ سی اسے افسردگی سے دیکھنے لگی، جس کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ نظریں چرا گیا تھا وہ۔ آپ آئیے، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ ان لوگوں کی خاطر خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں جنہیں کبھی آپ کی پرواہ نہیں رہی۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کرسی پر واپس بٹھایا۔ مگر تمہاری ہے انہیں، رکتے رکتے بھی وہ کہہ گئیں۔ پر مجھے نہیں ہے ان کی، برجستہ جواب آیا تھا۔ شانے جھٹکتے ہوئے اس نے بے پرواہی سے کہا تو آسماں بادل نخواستہ چاول پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ پھر بقیہ وقت زاویار نے مکمل خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا، اور اسی دوران آسماں گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتے ہوئے یہ سوچتی رہیں کہ جنہوں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، جب وہ ان کی خواہش، ان کی تمنا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو بھلا وہ آسماں بیگم کی پسند کردہ لڑکی کے لیے کیسے سر جھکا دے گا؟ یا اللہ، میری دعا ہے تو میرے بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، خواہ اس کا وسیلہ کوئی بھی بنے، بس اب اس کی آزمائش ختم کر دے، اسے سکون عطا فرما۔ دل محو دعا تھا اور لب خاموش تھے۔ پلیز میمی، آپ کچھ نہیں سوچیں گی، آپ سکون سے لیٹیے اور سو جائیے۔ پاپا کی طبیعت اب بہت بہتر ہے، میری ابھی کرما سے بات ہوئی ہے، وہ سو گئے ہیں، اور صبح انشاءاللہ وہ ریلیز بھی ہو جائیں گے۔ زارا انہیں زبردستی بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ محبت اور استحقاق سے انہیں حکمیہ کہا تو وہ پھیکے پن سے مسکرا دیں۔ سو جاؤں گی میں، تم فکر نہ کرو، وہ بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی تھیں۔ پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگیں، بچے خولا کے ساتھ شہرین کے گھر کمفرٹیبل تو رہیں گے نا؟
ऑफ कورस मिमी, वो उससे बहुत मानूस हैं। इनफैक्ट कल पापा घर आ रहे हैं, इसलिए मैंने भेज दिया है ताकि कल घर में शोर हंगामा ना हो और पापा रिलैक्स फील करें। यूँ भी एमन का तो आपको पता है कितने सवाल करती है, बोल बोल कर पापा को इरिटेट कर देती है। ज़ारा बालों को हाथ पर लपेटते हुए जूड़ा बनाने लगी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, बच्चों से ही तो रौनक है। तुम दोनों बहनें आती हो तो घर में खुशगवार सी हलचल हो जाती है। जोया का सनी तो अभी छोटा है, मगर वो जब भी आता है तो तुम्हारे पापा का बहुत दिल लगता है उसके साथ। तुम्हें तो मालूम है उन्हें बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। सायरा बेगम ने उससे इख्तलाफ किया तो वो मुस्कुराने लगी। वो तो है, जब तो मैं कहती हूँ अकरमा को बांधे अब खूंटे से। रिदा भी जा रही है माशाल्लाह अपने घर। अकरमा की बीवी आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी। वो रौनक जो आपकी बेटियाँ यहाँ से साथ ले गई हैं, वापस यहाँ आ जाएगी। सही कहती हो तुम, बेटियां घर से जाएं तो बहुओं को उनकी जगह पुर करने के लिए आ जाना चाहिए। सैफ अभी छोटा है और उबैद ने तो दूसरे बर्रे आज़म पर अपना घर बना रखा है। ऐसे में अब अकरमा को ही इस घर में बहू लाने का फरीज़ा अदा करना होगा। बिस्तर पर लेटते हुए वो कुछ खोए खोए लहजे में कह रही थी। जहन अभी भी शिराजी साहब की फ़िक्र से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। गो के ज़ारा ने कतई मुख्तलिफ मौजू छेड़ रखा था। वो ही तो, इसीलिए मैंने कल दादी से पूछा था कि खोला के बारे में उनका ख्याल क्या है। तो क्या जवाब मिला? दादी को तो बहुत अच्छी लगी है खोला, मगर वो अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं करना चाह रही। उनका ख्याल है ज़िंदगी अकरमा की है, गुजारनी भी उसी को है। लिहाजा कुछ टाइम खोला और वो एक दूसरे को देख लें, फिर पापा और आपके मशवरे से वो कोई फ़ैसला कर डालेंगी। ज़ारा ने तफसील से जवाब दिया था। वैसे मुझे हैरत होती है अकरमा पर, वाकई वो अम्मा को बहुत चाहता है, वरना आजकल तो लड़कियां तक अपने फ़ैसले खुद करना चाहती हैं, कुछ जाके लड़के। मगर अकरमा ने सब कुछ अम्मा पर छोड़ रखा है। सायरा बेगम मुतासिर और मरूब थी। कुछ रिदा की ज़िद ने उन्हें अंदर से कहीं चोट भी पहुंचाई थी, मगर वो थी भी तो लाडली, जबकि अकरमा बा इख्तियार, बरसरे रोज़गार और सबसे बढ़कर खुद मुख्तार था। मगर फिर भी उसने अपने तमाम तर फैसलों का इख्तियार घर के बुज़ुर्गों को दे रखा था। ये तो खैर शिराजी ख़ानदान के हजरात की फितरत सानिया है। अतात और फरमाबरदारी में इनका जवाब नहीं। सुना है उबैद भाई भी सिदरा भाभी के बड़े अतात गुजार हैं। ज़ारा हंसकर बजला संजी से बोली। हाँ, मगर तुम्हारे पापा का शुमार उनमें नहीं। उन्होंने हमेशा ही अपनी चलाई है। और कमॉन मिमी, अब ऐसा भी नहीं। ज़ारा ने उन्हें शौक़ी से देखा। पापा आपकी कितनी बात तो मानते हैं। पूरा सर्कल, सारा ख़ानदान, सब जानते हैं कि अगर आप दिन को रात कह दें तो वो इख्तलाफ नहीं करते। बस दिखावा ही है सब। अगर ऐसी बात होती तो आज मेरे घर में सोफ़िया की औलाद ना रह रही होती। ज़ारा की शौक़ी के बरक्स यकदम वो इंतहाई तल्ख हो गई थी। बात ही ऐसी थी। ज़ारा लाजवाब सी हो गई। और आगे भी तुम देख लेना ज़ारा, ये लड़की अपनी माँ की तरह ना जाने किस किस का हक मार जाएगी, और इसकी वजह बनेंगे तुम्हारे पापा, जो बकौल तुम्हारे मेरी आंखों से दुनिया देखते हैं। हाँ, गुस्से से सर झटक कर उन्होंने कहा तो ज़ारा की समझ में नहीं आया क्या कहे। खोजती नज़रों से माँ की तरफ देखा। क्या बात है मिमी, आज आप पहले से ज़्यादा नाराज़ लग रही हैं दुर्रे मखनून से। मैं ना पहले दिन राज़ी थी, ना ही आज राज़ी हूँ। ये लड़की मुझे सोफ़िया की याद दिलाती है, और सिर्फ यही नहीं, सोफ़िया ने भी मेरी शादी से पहले की ज़िंदगी तल्ख बनाई थी, तो आज ये मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। उनका पूछना था कि सायरा बेगम गोया फट ही पड़ी। अच्छा भला अपनी आखिरी बेटी को विदा करके मुज़फ़्फ़र एक बहुत भारी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाते कि उन्होंने ये ढोल अपने गले में डाल लिया, और अब नतीजा देख लो। अजीज़ दोस्त की बेटी के गम में अस्पताल जा पहुँचे हैं तुम्हारे पापा। उनका सारा गुस्सा शोमई तकदीर दुर्रे मखनून के हिस्से में आया था, हस्बे आदत व हस्बे मामूल। दुर्रे मखनून के गम में क्या मतलब? ऐसा क्या हो गया अचानक कि पापा यूँ बीमार पड़ गए? इस बार तो मैंने भी दुर्रे मखनून में बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है। वो ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगी है, अपने खौल से किसी हद तक बाहर आ चुकी है वो, और अकरमा की कोशिश से दोबारा स्टडीज़ भी शुरू कर रखी हैं उसने। फिर ज़ारा से किसी तौर ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि मुज़फ़्फ़र साहब की अलालत की वजह दुर्रे मखनून है। अचानक कुछ नहीं होता ज़ारा बेटा, इंसान स्ट्रेस और मुस्तकिल ज़हनी दबाव के बाइस ऐसी बीमारियां अपने अंदर पालने लगता है, और एक रोज़ अचानक ही ये फूट पड़ती हैं, जैसे मुज़फ़्फ़र एकदम कोलैप्स कर गए। उन्होंने नज़र चुराते हुए दराज खोलकर पेन किलर निकाली थी। कमाल है, आखिर ऐसी भी क्या हसासियत। पापा तो बहुत मजबूत आदमी हैं। सारा का लहजा कुछ सोचता हुआ था, फिर सर झटक कर उसने माँ को देखा। एनीवे सब ठीक हो जाएगा, आखिर दुरी भी तो संभलने लगी है, पापा भी धीरे धीरे समझौता कर लेंगे। वैसे भी दुरी एक अच्छी लड़की है, खोला तो उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकती।
वो यूं ही कह गई थी, जिस पर सायरा बेगम का चौंकना लाजमी था। क्या मतलब, कैसी तारीफ? वही उसके लाजवाल हुस्न के कसीदे, जिन्हें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इंतहाई बेजारी और खौफ से गोया हुई थी वो। जवाब में ज़ारा ने उन्हें खोला और उसके ताल्लुक़ के बारे में बताया तो वह सर पकड़ कर बैठ गईं। कहीं उसे मालूम तो नहीं उसकी ट्रेजेडी? परेशान होकर सवाल किया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, और ना ही कभी होना भी चाहिए। आपको तो पता है मेरी ससुराल का, राई का पहाड़ बनाने में कोई सानी नहीं उन लोगों का। दूसरों को क्या कहूँ, खुद इजहार के मिजाज से मैं डरती हूँ। उसने झरझरी सी लेकर कहा। मैंने तो खोला को भी मना कर दिया है लाहौर में किसी शनासा को दुर्रे मखनून के बारे में बताने से, कि अभी वो शौक में ही है, किसी से मिलना नहीं चाहती। हाँ, एक तुम्हारे ससुराल पर ही क्या मौकूफ़। हमारी सोसाइटी में ऐसे इश्यूज़ को इसी तरह बार बार हाईलाइट किया जाता है। मगर ये कितने अफसोस की बात है ना मिमी। अगर खुदा ना खास्ता खुद उनके साथ ऐसा हो जो दूसरों के दुख पर हंसते हैं, तो सोचें ज़रा कितनी तकलीफ़ होगी उन्हें। सारा थोड़ा जज्बाती हो गई थी। सायरा बेगम ने कसदन नज़र चुरा ली। ये सब सोचने की फुर्सत किसके पास है? बहरहाल तुम भी अपने पापा की तरह दुर्रे मखनून के गम में मुब्तला मत हो। तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, उसकी खुशी में खुश रहो। बाकी खोला को दुर्रे मखनून के बारे में तुमने सही हिदायत दी। उन्होंने बेजारी से कहते हुए मौजू बदला, साथ ही हुक्म भी दिया। तुरी भी बहनों की तरह ही है, माँ की नसीहत पर वो दबे दबे लहजे में कह गई थी, और फिर उन्हें सोने की ताकीद करके कमरे से चली गई। सायरा बेगम ने एक गहरी सांस भरकर आंखें मूंद लीं, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। गुजरी रात का एक एक लम्हा उनके अंदर गोया सैकड़ों बार किसी फिल्म की तरह रिवाइंड हो होकर प्ले हो रहा था। एक तवील रफ़ाकत थी उनकी और मुजफ्फ़र साहब की। ऐसा पहले कब हुआ था कि उन्होंने कभी उंगली भी छुआई हो, मगर कल रात वो कैसे वहशियाना तरीके से उन्हें झंझोड़ रहे थे। लगता था जैसे उन्हें भस्म ही कर डालेंगे। उनकी मर्दाना मजबूत उंगलियों की आहनी और पुरतशद्दुद गिरफ्त गोया अब तक उनके बाजुओं में बशक्ल दर्द मौजूद थी, और ये दर्द उनके दिल में मौजूद दुर्रे मखनून के लिए बेजारी और बददिली को तनफ़्फ़ुर में तब्दील कर रहा था। कई साल पहले सोफिया ने मेरा होने वाला शौहर छीना था, और आज उसकी बेटी मेरे और मुजफ्फ़र के दरमियान खलीज पैदा कर रही है। वो गुस्से से सोच रही थी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे मुजफ्फ़र के दिल को हर सूरत दोबारा जीतना है और उसे इस घर से निकालना है, और यह सब करने के लिए मुझे खुद पर, अपने गुस्से और नफ़रत पर बहुत कंट्रोल करना होगा। यूँ भी अगर खोला करमा से शादी की सूरत में हमारी फैमिली का हिस्सा बनती है, तो दुर्रे मखनून के हमदर्दों में ये एक और मजबूत इजाफा होगा, और मुझे इन सबको कन्विंस करके उनकी रजामंदी से ही इस लड़की को कहीं ब्याहना होगा, जो कि इतना आसान नहीं। उनका जहन तेज़ी से ताने बाने बुन रहा था। फिर कितनी ही देर वो अपने आइंदा के लायहा अमल के बारे में सोचती रहीं। मुजफ्फ़र साहब की सेहत और दुर्रे मखनून के मामले में उनकी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें यह तय करना ही पड़ा कि अब उन्हें अपने दिली जज्बात बहुत छुपा कर रखने होंगे, हत्ता कि अपने शरीके हयात से भी। उन्हें एहसास हो गया था कि वो हथेली पर सरसों नहीं जमा सकती, लिहाजा इस मामले को उन्हें ठंडे दिमाग के साथ हैंडल करना होगा। बिलखसूस दुर्रे मखनून के साथ अपने तल्ख रवैये को उन्हें हर सूरत बेहतर बनाना होगा, ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में कि जब खोला यानी उनकी बेटी की नंद बिला वास्ता तौर पर सही उससे मुतल्लिक थी, और वो यकीनन उनके रवैये की तलखी को महसूस कर सकती थी। दूसरे मुजफ्फ़र साहब की सेहत पर भी इसके बुरे असरात पड़ सकते थे। खुद सिरी अपनी जगह, मगर शौहर से मोहब्बत एक ऐसी अटल हकीकत थी कि उन्हें अपने दिल के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ा था। यही वजह थी कि दूसरे रोज़ जब मुजफ्फ़र साहब अस्पताल से घर लौटे, उन्होंने बिलखसूस दुर्रे मखनून को बुलाकर कुछ परहेज़ी खाना बनाने की हिदायत दी, साथ ही उसे नसीहत भी की। मुजफ्फ़र की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मालूम है ना? उन्होंने खिलाफ़ मामूल नरमी से सवाल किया था। दुर्रे मखनून ने अपनी हैरत छुपाते हुए यूं ही सर हिला दिया। तो फिर इस बात का ख्याल रखो कि इनके सामने तुम ज़रा भी उदास शक्ल लेकर ना जाओ। तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं, और यही वजह है कि आज वो इस हाल को पहुँचे हैं, वरना उनकी अपनी जिम्मेदारियां तो माशाल्लाह से ख़त्म होने लगी थीं। तीसरी बेटी की शादी होने वाली है उनकी, मगर एक तुम्हारी खातिर उनकी रातों की नींद हराम है। कहते कहते वो एक बार फिर तलखी का इजहार कर गई थी। दुर्रे मखनून मुतासफ और शर्मिंदा सी होंठ काटने लगी। अपने वजूद से बेजारी में एक बार फिर इजाफा हुआ था। ऐन उसी लम्हे अकरमा खाली सूप का प्याला लिए किचन में दाखिल हुआ, जिसे पीने पर उसने मुजफ्फ़र साहब को बमुश्किल राज़ी किया था। सायरा बेगम की पुश्त दरवाजे की तरफ थी, तहम उसने अंदर दाखिल होते हुए दुर्रे मखनून को उनके मुकाबिल पशेमानी से सुर्ख चेहरा लिए खड़ा देख लिया था। लिहाजा तुम बहुत एहतियात करो,
ढंग से ओढ़ो, पहनो और स्टडीज़ के अलावा भी हर उस चीज़ में आगे बढ़कर हिस्सा लो जिसमें तुम्हारी उम्र के लोग दिलचस्पी लेते हैं। तुम्हें नॉर्मल और रूटीन लाइफ की तरफ पलटा देखेंगे तो मुजफ्फर आप ही आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे बनाए हुए परहेजी खानों से ज़्यादा तुम्हारी हंसी और तुम्हारे चेहरे से झलकती खुशी में उनकी सेहत का राज छुपा हुआ है। दुर्रे मखनून के साथ साथ अकरमा के लिए भी उनका ये लहजा, ये अंदाज़े गुफ्तगू और ये तरीक़ा नसीहत, वो भी दुर्रे मखनून के साथ किसी मोजे से कम नहीं था। मुजफ्फर बहुत हसास हैं। कुछ तुम्हारे वालिद से किए गए वादे और तुमसे वाबस्ता उनकी शफ़क़त ने भी उन्हें तुम्हारे मामले में बहुत नाजुक बना दिया है। अगर तुम उन्हें अपना मोहसिन मानती हो तो फिर उन्हें वो खुशी दो जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? वो कुछ बेबसी से बोली। वही जो रिदा और जोहा करती हैं, खोला और ज़ारा करती हैं। मतलब ये कि खुश रहो और लाइफ को एंजॉय करो। ज़िंदगी एक नुक्ते पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। तुम अपनी लाइफ के ग्रे शेड से बाहर आओ। देखना मुजफ्फर तुम्हें खुश और मुतमईन देखेंगे तो खुद भी ठीक हो जाएंगे। दिल पर जबर करते हुए हल्के से उसके शाने को थपका तो दुर्रे मखनून का दिल भर आया। उसने जिन नज़रों से उन्हें देखा, सायरा बेगम खफीफ सी हो गई। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अंकल को खुश दिखाई दूँ। गले में आंसुओं का गोला फंस रहा था मगर उसने कह डाला था, सिर्फ दिखाई देना काफ़ी नहीं, तुम्हें हकीकतन खुश होना चाहिए कि आखिर अल्लाह ने तुम्हें कितने पुरखलूस लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और उनके खलूस और मोहब्बत के बदले में मेरा ख्याल है तुम इतना तो कर ही सकती हो। उसके सिल्की बालों पर हाथ फेर कर उन्होंने उसकी तरफ कदरे झुककर मुस्तहकम लहजे में कहा तो वह दिल ही दिल में कायल हुए बिना ना रह सकी और वह उन्हें बिना पलकें झपकाए चंद सानियाँ देखती रही। फिर बेइख्तियार सी होकर उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर होंठों से लगा लिया। सायरा इस पेशकदमी के लिए तैयार नहीं थी। उसका लम्स उन्हें शशदर सा कर गया। उन्हें लगा ये लम्स वो पहले भी महसूस कर चुकी हैं। आप ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा आप चाहती हैं। बावजूद कोशिश के उसका गला रुंध गया था। सायरा बेगम हाथ छुड़ाने की ख्वाहिश के बावजूद यूं ही खड़ी थीं। ट्रस्ट मी, उन्हें अपनी जानिब देखता पाकर उसने मजबूत लहजे में कहा था। दो आंसू बिना बताए उसके रुखसारों पर बह गए थे। अकरमा आहट किए बगैर दरवाजे से ही पलट गया और सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर सायरा भी किचन से बाहर निकल आई। मगर कोई चीज़ थी जो उनके दिल को छू गई थी। क्या वो समझ नहीं पाई।